कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का 7th वीडियो है, जिसमें हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर हम आज के इस टॉपिक की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि सर ये जो z है ये z एक p पॉइंट के माध्यम से गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है और उस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x, y, जहाँ पे x क्या है, एक रियल पार्ट है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को गॉसियन प्लेन में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारा रियल एक्सिस होता है और यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने p पॉइंट को डिनोट किया था जहाँ जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और इस तरह हम लोगों ने ओरिजिन को o पॉइंट से डिनोट किया था। तो यहाँ पे जो ओपी लाइन जो बन रहा है ये ओपी लाइन रियल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। ये रियल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम कह देते हैं थीटा। और यही जो थीटा है ये क्या है, आर्गुमेंट है। किसका आर्गुमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट है और इस आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस ओपी लाइन को यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं और इस पॉइंट को हम m एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि सर टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, pm डिवाइडेड बाई OM। और ये pm क्या है, ये pm क्या है सर, ये pm क्या है, एक्चुअल में ये pm y है और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई OM क्या है, ये OM क्या है, एक्चुअल में x है और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। यहाँ से टेन थीटा हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। इतना तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये जो थीटा आ गया ये हो गया टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। और यही थीटा क्या है, दिस थीटा इज known as argument। This theta is known as argument और amplitude। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, और इस आर्गुमेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि सर ये जो थीटा है ये क्या है, एक पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है। कौन एंगल बना रहा है, ये ओपी लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। किसका आर्गुमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट। इतना तक हम लोगों ने सीखा और इस सारे चीजों को हम लोग एक नोट्स बना करके लिखते हैं, एक लैंग्वेज बना के लिखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे कि हम लोगों ने आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड टॉपिक में क्या पढ़ा था।
तो अगर हम नोट की बात करें तो यहाँ पे ये लिख लिया, आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एंगल थीटा which make by OP line with पॉजिटिव रियल एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कि ये जो OP लाइन है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाता है। इतना तक समझ में आ रहा है? इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे कि सर यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं ये जो OP, ये हमारा जो रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और ये जो रियल एक्सिस के साथ हम कह रहे हैं RE, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस के साथ। तो हमेशा इसमें दो केस होता है। केस वन ये क्या होता है कि सर कभी भी जो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस जो है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। तो या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या क्लॉकवाइज हो सकता है, दो केस होगा। तो हम बात करते हैं इफ, पहले हम बात करते हैं इफ इट इज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कब होगा? क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये बोला एंगल, क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये बोला कुछ होगा। क्लॉकवाइज ऐसे लिखो, क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से ऐसे। तो क्लॉकवाइज कब मेजर होगा? जब हमारा जो ये पी पॉइंट है ये या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए या कोई सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए, कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह। मान लो यहाँ पे कहीं अगर पी पॉइंट होगा तो ये ओपी हो गया, ये ओपी होगा, और इसका जो एंगल मेजर करेंगे कुछ इस तरह से मेजर करेंगे, और ये एंगल जो आएगा, ये थीटा जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जब क्लॉकवाइज होगा वो उस केस में जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगा। और ये कब होगा? जब when P lies in थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या मतलब हो गया कि सर हमारा जो पी पॉइंट है वो अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, उस केस में जो आर्गुमेंट होगा, वो जो थीटा होगा, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, और जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो जो थीटा आता है वो नेगेटिव होता है। इतना तक समझ में आ रहा है? केस वन हो गया। और अगर हम केस सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड में क्या होगा? केस सेकेंड में क्या होगा? इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या मतलब हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब पी हमारा या तो कहीं से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए कुछ इस तरह से, या कहीं पे ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पे पी हो जाए। तो ये अगर पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये होगा कुछ थीटा, और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो कुछ इस तरह से होगा थीटा। तो ये जो दोनों केस में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जब जाता है तो वो जो थीटा बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज कब होता है? व्हेन पी लाइज इन सेकेंड P lies in second and first quadrant। इतना तक हम लोगों ने सीखा। इतना ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। आगे हम और आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारा थीटा है, ये थीटा इनफाइनाइटली मेनी मोर वैल्यू हो सकता है। ये जो थीटा है ना, इस थीटा का इनफाइनाइटली मेनी मोर वैल्यू हो सकता है। कैसे? थीटा में हम थीटा प्लस 2 पाई, ऐसे लिखो, थीटा प्लस 2 पाई एन ऐड करेंगे, जहां पे एन क्या होगा, 0 हो जाए।
1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, सो ऑन। अगर ये जो हमारा आर्गुमेंट होता है, ये जो आर्गुमेंट होता है, इस आर्गुमेंट का इनफाइनाइटली मेनी मोर वैल्यू हो सकता है। ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट इनफाइनाइटली मेनी मोर हो सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आर्गुमेंट ऑफ अगर जेड इज इक्वल टू, मान लो आया, क्या आया, ऐसे लिखो पाई बाई थ्री। आर्गुमेंट क्या आ गया, पाई बाई थ्री, कुछ इस तरह से आया। तो ये जो आर्गुमेंट है ना, इसका आर्गुमेंट पाई बाई थ्री आया, ठीक है। बट अगर इस पाई बाई थ्री में अगर हम इस आर्गुमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई थ्री प्लस 2 पाई एन। और एन कहाँ पे, एन क्या होगा, 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, एन 0 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो इनफाइनाइटली मेनी मोर वैल्यू हो सकता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होगा वो इनफाइनाइटली मेनी मोर होगा। कैसे, जो आर्गुमेंट होगा उसमें 2 पाई एन को ऐड करके इनफाइनाइटली मेनी मोर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात आता है कि सर ये जो 2 पाई है वो क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि बट द एंगल थीटा बिटवीन -पाई टू पाई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एंगल थीटा अगर -पाई से पाई के बीच आता है, उस थीटा को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बस इसी बात का डिफरेंस हो गया कि आर्गुमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इनफाइनाइटली मेनी मोर वैल्यू हो सकता है। बट अगर आर्गुमेंट का वैल्यू -पाई से लेके पाई के बीच अगर कुछ भी वैल्यू हो, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे, वो जो वैल्यू है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो इतना तक समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू हमेशा -पाई से पाई के बीच होता है। याद रखना यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, कहने के मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता है। प्लस नेगेटिव हो सकता है, बट माइनस नेगेटिव किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गुमेंट कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है कि सर थीटा का वैल्यू अगर -पाई से पाई के बीच होगा, तो वो जो वैल्यू होगा, वो जो आर्गुमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस आर्गुमेंट को हम कह देंगे कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है वो -पाई से पाई के बीच है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ये पाई बटा 3 ये क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका जेड का। बट ये अगर इसमें ऐड कर देते हैं कि सर पाई बटा 3 प्लस 2 पाई एन, ये जो वैल्यू हो गया ये आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 7 पाई बटा 3। ये क्या है, पाई से बड़ा है। तो ये जो वैल्यू है वो आर्गुमेंट तो है बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई से छोटा होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई से लेके पाई के बीच ही होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि सर वो जो आर्गुमेंट है वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। इतना हम लोगों ने सीखा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो की बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सर अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उस केस में क्या वैल्यू होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा उस केस में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा उस केस में हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा पी पॉइंट, तो उस केस में आर्गुमेंट क्या होगा। इन सारे चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।